everyone and welcome back at Abhiganam Education Point. Myself दिव्यांश भारद्वाज। तो आज हम डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए जो सीरीज है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम अपना जो पहला सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं वो चल रहे हैं हम फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। देखिए क्या है, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हिस्ट्री और एक्ट्स, और उन एक्ट्स का बनाने का हमारा मोटिव क्या था, यानी कि वे एक्ट्स बने क्यों, उनको लागू क्यों करा गया, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए क्या है, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा इसमें क्या है, थोड़ा हिस्ट्री है, ठीक है, थोड़ा एक्ट के बारे में है, डेट्स है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप अगर डेट को प्रैक्टिस कर लेंगे एक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे वो बहुत ही अच्छे से आप इस पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई क्या मतलब अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। ये हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको मेहनत करनी है, किस तरीके से आपको उनको याद करना है, ठीक है। चलिए फिर बिना टाइम गवाए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जिसका अगर हम चैप्टर 1 का सॉरी अगर हम चैप्टर 1 का जो सिलेबस है अगर वो देखें, तो यह है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग फार्मेसी प्रोफेशन। देखिए क्या है, सबसे पहले तो हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ देखेंगे कि भाई लॉ है क्या, लॉ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, लॉ एंड एथिक्स के बारे में हल्का सा उसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। फिर सेकंड जो हम चीज देखेंगे वो देखेंगे हम हिस्ट्री, ठीक है। सेकंड हम क्या चीज देखेंगे, सेकंड हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री। या आपने फर्स्ट ईयर में पहले से ही बहुत अच्छे से कर रखी है, हिस्ट्री जरूरी नहीं है जो मैं करा रहा हूँ वही करनी है, अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई और चीज भी याद आ रही है तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेरियस एक्ट्स, ठीक है, वेरियस एक्ट्स यहाँ हम कौन कौन से देखेंगे, यहाँ पे हम उन एक्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि हमारे कॉमन एक्ट्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हम कॉमन एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ना है कि कौन से डेट को कौन सा एक्ट आया था, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन। लो क्या है, लो आर द फॉर्मल लो आर द फॉर्मल एंड written document which are developed by the government that says what thing people देखिए what thing people may do and what not to do to provide balance in society। तो लो क्या है, लो एक तरीके का फॉर्मल, ठीक है, यानी कि एक फॉर्मल और एक रिटन, यानी कि एक लिखित डॉक्यूमेंट्स है जो कि क्या होता है, जो डेवलप कर गए हैं, यानी कि जो बनाए गए हैं आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट इंडिया इंडिया इंडियन पीपल्स के लिए बनाएगी, यूएसए गवर्नमेंट यूएसए पीपल्स के लिए बनाएगी, ठीक है। और वो गवर्नमेंट क्या चीज इन उसमें लिखती है लॉज में कि व्हाट थिंग पीपल मे डू एंड व्हाट नॉट टू डू, यानी कि क्या चीजें व्यक्ति को करनी है और क्या चीजें व्यक्ति को नहीं करनी है, क्यों, ताकि वो सोसाइटी में बैलेंस ला सके। अब देखिए, अब ये है कि चोरी करना एक तरीके से अनफेथफुल लॉ है, ठीक है, कि भाई ये चोरी चकाटी जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। तो ये किसने रखा है, ये सोसाइटी में पहले कि भाई कोई किसी के घर चोरी ना करे, ठीक है, किसी की मेहनत की कमाई ना चुरा सके, तो ये किसने बनाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल सेट कर रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एथिक्स, ठीक है। अब हमारा लॉ तो कंप्लीट हो गया कि भाई लॉ क्या था, लॉ एक गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो क्या करते हैं कि जो व्यक्ति को, यानी कि जो उस देश की जनता है उसको ये बताते हैं कि भाई क्या चीज आपको करनी है और क्या चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब एथिक्स की बात करते हैं, तो एथिक्स क्या है, व्हाट दे आर द अनरिटन प्रिंसिपल्स दैट गाइड अ पर्सन और सोसाइटी टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग और राइट। देखो अब एथिक्स क्या है, ये अनरिटन प्रिंसिपल है। अब बात करें, देखिए दो पर्सन है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज अकॉर्डिंग टू एथिक्स ए के अकॉर्डिंग, तो अगर जो ए का एथिक्स लेकर चले तो वो सही है, लेकिन बी के एथिक्स को लेकर चले तो वो गलत है, ठीक है ना। अब चलिए किसान की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, चलिए किसान की बात कर लेते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए कुछ हमारे यहाँ पे कुछ धर्म ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि भाई जो हमारे जो जीव जंतु हैं, यानी कि जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको नहीं मारना, ठीक है। अब अब भाई ए के अकॉर्डिंग तो क्या हो गया भाई, ये उसका एथिक है कि उसके अकॉर्डिंग उसका एथिक बिल्कुल ठीक है कि भाई मारना नहीं चाहिए, भाई किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन बी ठहरा बंदा किसान, ठीक है, ये बैठा फार्मर, इसके अकॉर्डिंग तो ये एथिक सही नहीं है ना, अगर जो ये खेती नहीं करेगा तो हम लोग खाएंगे क्या, ठीक है। तो क्या होता है, एथिक्स एक अनरिटन प्रिंसिपल है जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, ठीक है, जो चीज मेरे लिए सही है मे बी शायद वो आपके लिए गलत हो, ठीक है।
अब देखिए क्या आया है नीचे एक नोट, बोथ टुगेदर मेंटेन द सोसाइटी, ये दोनों ही मिलके एक सोसाइटी को चलाते हैं। अब यहाँ पे बात करें ना हम लॉ एंड एथिक्स की, तो लॉ एंड एथिक्स की अगर हम पूरी परिभाषा दें तो लॉ एंड एथिक्स एक तरीके से रिटर्न प्रिंसिपल होंगे जो कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं हमारी फार्मेसी से रिलेटेड, कि भाई क्या चीज अकॉर्डिंग टू फार्मेसी सही है और क्या चीज अकॉर्डिंग टू फार्मेसी गलत है। ठीक है, इसमें एथिक्स भी एक तरीके के रिटन डॉक्यूमेंट में ही आएंगे। ठीक है, अब देखिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ की बात करें तो क्या है, लॉ ऑफ रूल, यानी कि एक तरीके से कि भाई रूल्स होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग लॉ चलेगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, ताकि भाई जो पावर है वो सेपरेट हो सके। अब देखिए क्या है कि एक ही कंपनी में अगर आपने देखा हो तो 10 मैनेजर होते हैं और 10 अलग अलग मैनेजर होते हैं, कोई क्वालिटी कंट्रोल का होता है, कोई क्वालिटी इंश्योरेंस का होता है, कोई ई कॉमर्स का होता है। ठीक है, तो सबको अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, फिर होता है सेट ऑफ रूल इम्पोज्ड बाय अथॉरिटी, कि भाई एक सेट बना दिया बहुत सारे रूल्स का, जैसे 1 2 3 4, और ये सेट जो है वो इम्पोज करा जाएगा अथॉरिटी के द्वारा। और यहाँ पे अथॉरिटी कहाँ है, कौन है हमारी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी अथॉरिटी है। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि भाई जो जस्टिस है वो एक सही हो और किसके अकॉर्डिंग हो, अकॉर्डिंग टू लॉ। भाई ऐसा ना हो कि भाई मैं वो चीज कर रहा हूँ तो मेरे लिए सही और आप वो चीज कर रहे हो तो आपके लिए वो चीज गलत, नहीं, अगर मेरे लिए सही है तो अकॉर्डिंग टू लॉ आपके लिए भी सही है। तो नेचर ऑफ जस्टिस भी यहाँ पे होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब हम कुछ यहाँ पे डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, लॉ इज द किंग ऑफ मोनार्क, for more powerful and right than they, by whose aid even the weak may conquer over the strong। तो अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, ऋग्वेद हमारी बहुत पुरानी एक पुस्तक है। एक तरीके से ये जो ऋग्वेद जो हमारी कही जाती है, जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद है ये हमारी वैदिक पीरियड की है। ठीक है, और वैदिक पीरियड हमारे करीबन हजारों साल पहले कहीं चला था। ठीक है, तो वैदिक काल से, तो ऋग्वेद के अनुसार क्या है कि कानून राजाओं का राजा है, यानी कि जो लॉ है वो किंग का भी किंग है। ठीक है, राजाओं का भी राजा है, क्योंकि वह उनसे अधिक शक्तिशाली और सही है। क्योंकि क्यों है, क्योंकि जो लो है वो उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी सहायता से कमजोर भी ताकतवर पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि भाई जो लो है ना वो राजाओं का भी राजा है। अगर जो कोई चीज अकॉर्डिंग टू लो एक छोटे से बच्चे के लिए गलत है तो वो राजा के लिए भी गलत है। ठीक है, तो इससे क्या है कि एक साधारण व्यक्ति भी एक राजा पे विजय प्राप्त कर सकता है अगर जो वो साधारण व्यक्ति सही है और राजा गलत है। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, एवरी लॉ इज वेरिटेबल फ्रीडम, द एंड ऑफ लॉ आर नॉट टू अबोलिश और कन्फाइन बट टू प्रिजर्व एंड इंक्रीज द फ्रीडम। और जॉन लॉ के अनुसार क्या है, प्रत्येक कानून एक वास्तविक स्वतंत्रता है, कानून का अंत समाप्त करना या सीमित करना नहीं है बल्कि स्वतंत्र को संरक्षित करना और बढ़ाना है। अब जो लोग ने क्या कहा कि भाई जो लॉ है ना वो असली फ्रीडम देता है पर्सन को, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कोई चीज सीमित कर दी या खत्म कर दी गई, उसका मतलब है कि आपकी जो इंडिपेंडेंस है उसको बचा के रखना और उसको बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये किसने कहा, ये कहा जॉन लॉक को। अब देखो क्या, अगर जो मान लीजिए आता है कि राइट अबाउट दी लॉज, ठीक है, अगर जो क्वेश्चन आ जाता है राइट अबाउट लॉ एंड एथिक्स सम जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, तो आप इसमें पहले लॉ एंड एथिक्स की डेफिनेशन दे दीजिए। ठीक है, फिर ये कुछ 5 पॉइंट दे दीजिए और फिर ये चीजें भी लिखेंगे तो थोड़ा जो टीचर है उसको एक अच्छा जो आपका नजरिया देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव कि भाई क्या क्या ऑब्जेक्टिव और इसके स्कोप है लॉ एंड एथिक्स। अब देखिए क्या, इट इंश्योर दैट, पहला लेके चलते हैं हम, इट इंश्योर दैट द पेशेंट रिसीव ड्रग फॉर required quality tested evaluated और safety and efficacy for their result। अब देखिए क्या है, लो ही क्या प्रोवाइड करता है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, यानी कि रिक्वायर्ड क्वालिटी की भाई इसी क्वालिटी का होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए, इवेल्युएट फॉर सेफ्टी, सेफ्टी से इवेल्युएटेड होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कोई टॉक्सिक मटेरियल उसमें पड़ा हो, और एफिकेसी जो है वो अकॉर्डिंग टू जीरो होनी चाहिए, यानी कि अगर जो उसका उसका ये है ना कि भाई ये इस चीज को खत्म करेगा और इतने एमजी पे करेगा तो यही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम उससे कम एमजी की दे रहे हो और सोच रहे हो उस चीज को खत्म कर दे। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्या है, ये अकॉर्डिंग टू लो ही ये सब चीजें चलती है। सेकंड हमारा, टू कंट्रोल द प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। अब क्या है कि प्रैक्टिस और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को अब मैं बताता हूँ, देखो
आपने बहुत सा देखा होगा, अलग अलग मेडिकल स्टोर कोई बिना लाइसेंस के खोल लेता है, तो वो भी क्या है, अनप्रैक्टिस यानी कि अनलॉफुल, क्या है, अनलॉफुल, अनलॉफुल चीज होती है, अनलॉफुल वर्ड, वर्ड है कि एक अनलॉफुल एक्टिविटी, हाँ एक अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी, अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है क्या खोल के, विदाउट लाइसेंस फार्मेसी खोल के, तो ये भी प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी और प्रैक्टिस को मेंटेन करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एक लाइसेंस है, एक आपने गांव में खोल दिया, एक आपने शहर में खोल दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तीसरा आपका टू कंट्रोल मैन्युफैक्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग, क्या करता है कि ये ड्रग के मैन्युफैक्चर की भाई किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके इंपोर्ट को यानी कि आयात और निर्यात को की रोकथाम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है, और सेल ऑफ ड्रग को भी देखता है। ऐसा नहीं कि वह आपने बेतुकी तरीके से वो बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, ठीक है। टू मेक अवेलेबल वेरियस मेडिसिन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एट रिस्पॉन्सिबल प्राइस, अब क्या है, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन आपको प्रोवाइड कराएगा। अब आपने देखा होगा जो आप पैरासीटामोल का एक दूसरी कंपनी से लेते हो और एक सिंपल, ठीक है, मान लीजिए एक पत्ता 10 रुपए का है, तो ज्यादा ज्यादा दूसरा पत्ता 12 का मिलेगा, वो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें 28 का मिलेगा, या तो उसमें कोई जैसे डोलो है, डोलो में दो सोल्ट मिक्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम डोलो की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ पैरासीटामोल की बात कर रहे हैं। तो पैरासीटामोल में क्या है, एक स्टैंडर्ड प्राइस और एक स्टैंडर्ड क्वालिटी फिक्स कर दी जाती है कि भाई आपको 10 से 12 रुपए में ही बेचना है। अब वो कंपनी का है, या तो भाई वो 10 का बेच ले, चाहे वो 12 का बेच, ठीक है, इससे ज्यादा का वो नहीं बेच सकते, तो ताकि सभी कंपनियां आपकी एक तरीके से रेगुलेशन में रहे, ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई कोई लॉस में जाके बंद हो जाए, ठीक है। सब चीज देखते हैं कि भाई कंपनी को कितना मार्जिन हो रहा है, होलसेलर को, सब चीज देख के चलते हैं वो, ठीक है। फिफ्थ आपका टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मिसलीडिंग एक्ट्स, अब क्या है कि भाई पब्लिक हेल्थ को भी बचाना है। अब आपने देखा होगा कि बसों में लगा रहता है वशीकरण कराएं, ये कराएं, वो कराएं, ठीक है, तो ये होते हैं मिसलीडिंग एड्स, तो इनसे भी पब्लिक को बचाना, इससे क्या होता है, पब्लिक की हेल्थ और ज्यादा खराब हो जाती है, ठीक है, यानी कि हमारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब सिक्स आता है टू कंट्रोल यूज ऑफ अल्कोहल इन मेडिसिन प्रिपरेशन एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, अब यूज ऑफ अल्कोहल यानी कि जो अल्कोहल जो हमारा प्रोडक्ट है, ये कॉस्मेटिक और मेडिसिनल प्रिपरेशन में एक रेगुलर मात्रा में होना चाहिए, ये नहीं कि उससे ज्यादा हाई कर दिया, ठीक है, उसे भी रोकना क्या है, लॉ एंड एथिक्स का ही ये काम है। टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट अब्यूज नार्कोटिक सब्सटेंस एंड ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस लाइक कोकेन मोर्फिन, इनके एब्यूज को भी रोकना, लाइक कोकेन मोर्फिन की भाई जो है ना, जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, कि भाई ये एज अ मेडिसिन ही यूज हो, इन्हें कोई एब्यूज ना करे, कि इन्हें नशे की तरह से कोई ना ले, और आज के टाइम पे ज्यादातर नशे के रूप में ही ली जाती है। फिर दूसरा आठवां है हमारा टू कंट्रोल एंड रेगुलेट इंपोर्ट प्रोफेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन, पॉइजन की सेल पे भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और प्रोफेशन पे भी इनका रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे चलते हैं। अब ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कि जो पहले के टाइम पे जो सल्फास होता था वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता था, लेकिन क्या हुआ, उससे मर्डर बहुत ज्यादा होने लगे, लोग बाग सुसाइड ज्यादा कर, तो अब क्या है, उसकी जो मात्रा है वो कम कर दी, और अगर आप एक कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में लेना चाहेंगे कहीं से भी, तो बंदा आपका नाम पता सब चीज नोट करके रखेगा, तब जाके वो आपको मिलता है, वैसे तो मिलता ही नहीं है आज के टाइम। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहली जो अपनी हिस्ट्री देखने जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड हम यहाँ पे फार्मेसी, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, एशियन टाइम पे क्या होता था, एक पर्सन हुआ हमारे फिजिशियंस, यानी कि आप कह सकते हैं डॉक्टर्स, जो तीनों काम कर रहे थे, यानी कि डायग्नोज भी कर रहे थे, बीमारी को पहचानने का भी ये काम कर रहे थे, कंपाउंडिंग दवाई को मिक्स करने का भी काम कर रहे थे, कि भाई इसके साथ ये जड़ी बूटी मिला दो, इसके साथ ये जड़ी बूटी, और डिस्पेंसिंग पेशेंट को देने का भी यही काम कर रहे थे। जैसे आपने रामायण में देखा होगा, जब लक्ष्मण जी को पान लगता है, तो एक वेद आता है, वे और भाई इनके तो ये हो रहा है, अब ये वाली जड़ी बूटी लाओ, वे मिक्स करते हैं और वही उनको पिला देते हैं, ठीक है। तो ये किसका काम हो रहा था एशियन टाइम में, फिजिशियन का। लेकिन क्या होता है, यूरोपियन मिडिल एज यानी कि यूरोप की जो मिडिल एज थी, यूरोप के मतलब बीच में, ना तो ज्यादा एशियन टाइम पे और ना ही आपका प्रेजेंट में, ठीक है, तो बीच के टाइम पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 3% देखे गए, ठीक है। फिजिशियन यानी कि डॉक्टर अलग हो गए, फार्मासिस्ट यानी कि जो हम
है, ठीक है। और एक हो गया ड्रग मर्चेंट या ड्रग सेलर यानी कि होलसेलर, जो अलग से जो बाहर से इंपोर्ट कर देते हैं कंपनियों से, जैसे आज के टाइम पे सिप्ला के अलग अलग जगह छोटे छोटे से पर डिस्ट्रिक्ट वे बने हुए हैं, सब सेंटर हुए होलसेलर पे जाती है, ठीक है। अब यहाँ से होती है हमारी मेन स्टार्ट। तो क्या होता है 226 बीसी में, यानी कि आज से करीबन हजारों साल पहले, 226 बीसी में एक वेल डेवलप हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट देखा गया। किसके टाइम पे? राजा अशोका के टाइम पे। लेकिन ये कहीं रिटर्न तो मिलता नहीं है हमें, सिर्फ इनके साक्ष्य से मिले हमें, ठीक है। तो वेल डेवलप कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा गया है, यानी कि क्या हो रहा होगा कि भाई फार्मासिस्ट भी रहा होगा, फिजिशियन भी रहा होगा, एक भर्ती होने का प्रोसेस भी रहा होगा, स्ट्रक्चर वगैरह सब होंगे, ठीक है, बेड वगैरह सब लगे हुए होंगे, ठीक है। तो एक तरीके का वेल डेवलप एक हॉस्पिटल प्रैक्टिस वहां पे देखी गई, ठीक है। अब क्या हुआ 1000 एडी में, यानी कि 1000 एडी में का पूर्व, चरक पैटर्न यहाँ पे फॉलो करने लगा मेडिकल में। अब क्या हुआ, चरक हमारे एक बहुत बड़े ज्ञानी थे जिन्होंने एक किताब लिखी, चरक संहिता। ये हमें क्या प्रोवाइड कराती है? हमें बहुत सी चीजें प्रोवाइड कराती है, लाइक सर्जरीज के बारे में बताती है ये, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताती है, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, और डिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारे उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी और उसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। और ये क्या हुआ 1000 एडी में, जो चरक पैटर्न था वो हमारी ज्यादातर इंडियन जो पीपल्स थे उन्होंने अपना लिया, ठीक है। अब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अब चरक संहिता के अनुसार अब डायग्नोज और कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग होने लगी मेडिसिन, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके करीबन 500 साल बाद यानी कि 1500 एडी में इंडियन ड्रग एंड हर्ब्स इन्फ्लुएंस्ड यूरोप। अब इन्होंने क्या करा, अब ये देखिए ये पॉइंट यहाँ से इसको टच करेगा, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। ये हो गया आपकी मिडिल एज की बात, ठीक है। अब क्या हुआ, जो हमारी इंडियन ड्रग और हर्ब्स थी, यानी कि जो हमारी यहाँ की जड़ी बूटी थी, उन्होंने यूरोप को इन्फ्लुएंस कर दिया। अब यूरोप भी हमारी तकनीक पे आ गया, वो भी क्या कर रहा था, वो भी चरक संहिता को यानी कि चरक पैटर्न को फॉलो करने लगा, ठीक है। अब क्या होता है 1563 में, यानी कि 1500 से मतलब उसके 63 साल बाद एक आर्टिकल छपता है, कोलोकस डोज स्टोपलेस आर ड्रोगस्ट इंडिका, पब्लिश्ड बाय गैरिका डी अओर्टा। इस पर्सन ने, गैरिका डी अओर्टा, जो क्या थे, एक पोर्तुगीज फिजिशियन कम टीचर थे, फिजिशियन कम टीचर थे, यानी कि थे फिजिशियन लेकिन टीचर भी थे साथ ही साथ। इन्होंने इंडियन हर्ब्स के बारे में एक आर्टिकल लिख दिया कब 1563 में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है देखने को मिलता है 1664 में हमारे यहाँ फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल जो है वो चेन्नई के अंदर स्टैब्लिश होता है, यानी कि बनता है, फाउंडेड होता है, ठीक है। कौन सा? फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल 1664 में। फिर 1835 में चेन्नई मेडिकल कॉलेज शुरू होता है। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि चेन्नई मेडिकल कॉलेज शुरू हो तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की भी पढ़ाई जारी होगी, ऐसा हो सकता है कि किसी भी मेडिकल कोर्स से रिलेटेड वहाँ पे पढ़ाई हो रही हो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है यार कि मान लो डॉक्टर तैयार हो रहे हैं तो मेडिसिन तो देनी सिखाएंगे ना, बिना मेडिसिन के तो इलाज नहीं है, तो एक तरीके से ये मान लीजिए। फिर क्या होता है 1842 में एस्किलो मेडिको ने गोवा के अंदर एक सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट करा, किसके लिए? फार्मासिस्ट के लिए, फार्मासिस्ट के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट कर दिया कि भाई आप ये लो और अपना फार्मासिस्ट का काम शुरू करो। लेकिन ये कहाँ हो रहा था? ये गोवा में हो रहा था, और गोवा में किसका रूल था? पोर्तुगीज। लेकिन अब देख लीजिए, मान लीजिए इंडिया के इतने हिस्से में तो गोवा, और इतना हिस्सा ब्रिटिशर्स के रूल में, तो क्या ब्रिटिशर्स इस रूल को मानते? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा भाई हम नहीं मानते इस रूल को, गोवा में चल रहा है, गोवा में चलने दो, ठीक है। 1870 में क्या होता है फिर, मद्रास मेडिकल कॉलेज कंडक्टेड लाइसेंस एग्जाम फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। अब देखो क्या होता है, अब मद्रास मेडिकल कॉलेज ने अपना सबसे पहला लाइसेंस एग्जाम रखा केमिस्ट और ड्रगिस्ट। अब इसमें क्या था, अब इसमें कोई भी व्यक्ति आ जाता, केमिस्ट और ड्रगिस्ट का लाइसेंस एग्जाम देता, मान लीजिए वो पास हो गया तो वो अपना फार्मासिस्ट या केमिस्ट एक तरीके से बोला जा सकता था, ठीक है। अब इसमें ये नहीं था कि भाई आपको 12th पास ही होना है, आपको 9th पास ही होना, भाई कोई भी अनपढ़ भी आ रहा था जो उसने लाइसेंस एग्जाम पास कर दिया तो भाई वो अपना एक तरीके का लाइसेंस ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेन चीज अब आती है हमारी ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा। अब क्या होता है 11 नवंबर 1930 में, 11 नवंबर 1930 में इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कमेटी को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर आर एन चोपड़ा। अब
क्या करी फॉर्म, एक कमेटी फॉर्म की, ठीक है, किसके अंडर, सर आर एन चोपड़ा के अंडर। किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि ब्रिटिशर्स ने। उस समय तो ब्रिटिशर्स का ही रूल था, ठीक है। तो इन्होंने एक कमेटी फॉर्म करी और उस कमेटी को काम क्या दिया कि भाई आपका काम क्या है कि आप प्रॉब्लम देखेंगे, इससे रिलेटेड, फार्म से रिलेटेड आप प्रॉब्लम बताएंगे हमें, कि आपकी जो टीम है वो आपको वो एक सर्वे करेगी और हमें प्रॉब्लम बताओ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है फार्मेसी रिलेटेड। और उसके जस्ट एक साल बाद 1931 में सर आर एन चोपड़ा और उसकी कमेटी ने एक रिमोट रिपोर्ट सबमिट करी और उसमें कहा कि देयर इज नो रिकॉग्नाइज्ड पर्सन कंपाउंडर फिलिंग द गैप। इन्होंने कहा कि भाई कोई फार्मासिस्ट नाम का पर्सन नहीं दिखाई देने को मिलता, कि डॉक्टर के बाद सीधा जो बंदा हमें दिखाई देने को मिला है वो है कंपाउंडर। कि भाई डॉक्टर ने उठाया, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी, डॉक्टर ने बता दिया कंपाउंडर को भाई ऐसे ऐसे देनी है और कंपाउंडर दे रहा है जी, ठीक है। कि हमें कोई फार्मासिस्ट बीच में देखने को नहीं मिलता कि जो ये देख सके कि भाई इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इस मेडिसिन से या कुछ भी, इस तरीके का हमें कोई पर्सन देखने को नहीं मिला। कि भाई जो कंपाउंडर है वो उस गैप को फिल कर रहे हैं, हमारे फार्मासिस्ट का काम भी कंपाउंडर ही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1932 में, उसके जस्ट एक साल बाद, जो हमारे एम एल सरोफ जी हैं वो स्टार्ट करते हैं पहला फार्मेसी कॉलेज। अब किसने खोला पहला फार्मेसी कॉलेज, एम एल सरोफ जी ने, यानी कि महादेवा लाल सरोफ जी ने, ठीक है। अभी इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। एम एल सरोफ जी ने पहला फार्मेसी कॉलेज खोला, कहाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना पहला कॉलेज स्टार्ट करता है फार्मेसी का, जिसमें कि पहला कोर्स क्या था, बी फार्म। कितने साल का, 4 ईयर का, ठीक है। किसने, एम एल सरोफ यानी कि महादेवलाल सरोफ जी ने। 1935 में महादेवलाल सरोफ जी क्या करते हैं, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन को फाउंड करते हैं, यानी कि इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बनाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा था इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन में, कि जो हमारे ऑल इंडिया जितने भी फार्मासिस्ट थे उनकी एक मीटिंग होती थी। वे चीजें बताते थे कि भाई हमें ऐसे ऐसे फलाना ढिमकाना करना है, और अकॉर्डिंग टू उसके डिसीजन लिए जाते थे, ठीक है। 1939 में क्या हुआ, फर्स्ट जर्नल भी किसने छापा, हमारा एम एल सरोफ जी ने। फार्मेसी से रिलेटेड फर्स्ट जर्नल इन्होंने छापना शुरू करा, किसने, एम एल सरोफ जी ने। 1940 में क्या होता है, फिर एम एल सरोफ जी एम फार्मा भी ले आते हैं, कहाँ पे, PHU में, जो हमारा है 2 साल का कोर्स, ठीक है। अब देखो इतना काम किसने कर दिया, महादेवलाल सरोफ जी ने। पहला कॉलेज खोला, उसमें बी फार्म रखा, उसके 10 साल, उसके 8 साल बाद ही उन्होंने एम फार्मा भी लिया, फर्स्ट जर्नल स्टार्ट करा, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन भी इन्होंने फाउंड करी। और यही हमारे क्या है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी भी हम किन्हें कहते हैं, एम एल सरोफ जी को यहाँ पे हम फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी किन्हें, महादेवलाल सरोफ, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए फिर, अब क्या होता है 1948 में हमारा एक एक्ट पास होता है, फार्मेसी एक्ट। और उसी फार्मेसी एक्ट के अंडर हमारी बनती है PCI, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आपका क्या कर रही है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ, फार्मेसी काउंसिल इंडिया ही आपके जो सिलेबस है वो भी सेट करती है, यही आपको लाइसेंस प्रोवाइड कराएगी, सब काम हमारा फार्मेसी रिलेटेड ज्यादातर काम PCI ही संभालती है। अब ये बनी किसके अंदर, फार्मेसी एक्ट पास हुआ 1948 में, और 1949 में हमारी क्या बनती है, PCI बन जाती है। अब PCI ने, अब PCI का काम क्या था, मेनली एजुकेशन को संभालना, और PCI जो एजुकेशन रेगुलेशन निकालने शुरू किए हैं, ER निकालने शुरू किए थे। अब तो कोई भी फार्मासिस्ट आ जा रहा था, अब तो कोई लाइसेंस एग्जाम उसने रख दिया मद्रास में, लेकिन वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उसकी भी कोई इतनी मांग नहीं थी। अब क्या होता है 1953 में अंग्रेज चले गए। 1953 में क्या हुआ, PCI डेवलप करती है अपना पहला ER, ठीक है। और उसे स्टेट करती है डेट मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज 10th। अब 10वीं पास होना जरूरी हो गया, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और 1 ईयर एक्सपीरियंस। PCI ने क्या कहा, PCI ने अपना पहला ER निकाला, क्या निकाला, फर्स्ट ER निकाला, यानी कि फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन निकाला। और उन्होंने क्या कहा कि भाई अब ऐसा नहीं है कोई भी आएगा और कोई भी बन जाएगा फार्मासिस्ट, अब एक तो भैया तुम 10th पास रहोगे,
10th पास होना जरूरी है, 2 साल का डिप्लोमा लो और 1 साल का एक्सपीरियंस, तब जाके आपको क्या मिलेगा, लाइसेंस प्रोवाइड होगा एज अ फार्मासिस्ट, वरना आपको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं होगा। अब इसके ही करीबन 20 से 30 साल बाद पीसीआई ने दोबारा से चेंज करता है। पीसीआई ने अब क्या सेकंड ईयर निकालता है, अब पीसीआई ने सेकंड ईयर निकाला कि भाई अब ऐसा है, अब 10th भी भूल जाओ। अब क्या है, अब एक तो तुम 12th पास हो गए, किससे, पीसीएम से, साइंस होनी जरूरी है, सॉरी पीसीएम कह रहा हूँ, पीसीएम और पीसीबी साइंस होनी जरूरी है, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, ठीक है। अब तब जाकर आपको लाइसेंस प्रोवाइड होगा, वरना प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा थर्ड ईयर निकलता है वो निकलता है इसके करीबन 10 साल बाद 2001 में। अब पीसीआई ने क्या कहा, भैया अब ये भी भूल जाओ 12th वाला केस, अब तुम्हें 12th तो पास करनी पड़ेगी साइंस से, लेकिन अब हमें 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स चाहिए, अब डिप्लोमा नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये जो रूल है ये अब तक भी पास नहीं हुआ है, कहाँ से, पार्लियामेंट से। जब पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ तो ये ईआर अब तक जारी नहीं हुआ है हमारे किसके अंदर, इंडियन इंडिया के अंदर अब तक ये नहीं चला है, ठीक है। और अगर जो किसी वजह से ये आ भी जाता है, तो जो बच्चे जैसे कि मान लीजिए ये इस साल आ गया, ठीक है, लेकिन जो अभी बच्चे इस साल जो एडमिशन ले चुके, वे डी फार्म के बाद लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं ले पाएंगे, ठीक है। यानी कि 2000 मान लीजिए 2024 में निकल गए, ठीक है, 2000 तो जो आप हैं जिन्होंने 2000 वो तो ठीक है, लेकिन जो 2025 में ये कोर्स पूरी तरीके से हट ही जाएगा, ठीक है। अब 2008 में क्या होता है, फॉर्म डी का जो कोर्स है वो भी पीसीआई क्या करती है, आपका इंट्रोड्यूस करती है, जो आता है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशन डॉक्टरेट, इसे क्या कहते हैं हम, डॉक्टरेट इन फार्मेसी। ये कितने साल का कोर्स है, 6 साल का कोर्स है, ठीक है। ये भी पीसीआई नहीं करा। और अब आपने एक और देखा होगा कि अब डी फार्म के बाद एक्सिट एग्जाम भी देना पड़ रहा है, ठीक है, ये आप सभी देंगे एक्सिट एग्जाम, ठीक है, तभी आपको लाइसेंस प्रोवाइड होगा। तो ये भी किसका है, ये भी पीसीआई का ही एक रूल है कि भाई अगर जो आपने डिप्लोमा कर लिया, आप एक्सिट एग्जाम दो, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विद रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। या ऐसा करते हैं, ये टॉपिक अब हम कल लेके चलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं, कहाँ तक, आपका पीसी एजुकेशन रेगुलेशन तक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब हम कल देखेंगे इससे आगे। जो आपके जितने भी ये नोट्स हैं, ये आपको हम इन लिंक प्रोवाइड करा देंगे। और हाँ, एक और चीज़, हाँ, अभी हमने एक एनरोलमेंट फॉर्म का भी हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, हो सके तो आप उसे भी फिल करिए, ताकि हम जान सके कि हमारे से कितने बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड देन शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।